गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब। काफ़ी दिनों के बाद आए हुए हैं फिर से ओसवाल का सैंपल पेपर लेकर। और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे ओसवाल का सैंपल पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 16 या 17 नहीं 18 क्वेश्चन होगा शायद इसमें, तो टोटल को डिस्कस करते हैं। और देखिए, इसको अगर डिस्कस करेंगे, अगर आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनाइएगा तो यहाँ से आपको बेसिक सीखने को मिल जाएगा, तो आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा कि नहीं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी डिस्कस करें तो उसको भी कर लेंगे, लेकिन यही से क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका डाउट वगैरह होगा या फिर कन्फ्यूजन वगैरह कुछ होगा तो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है और बताना है कि इन 2 इक्वेशन में लाइन कैसा होगा। क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। पहला क्या दे रखा है, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। क्या एक पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, क्या 2 पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या कोइंसिडेंट करेगा, या फिर दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए। पहला सिचुएशन बनता है कि आप इसके ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ की मदद से आप निकाल सकते हैं कि ये दोनों लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगा या फिर कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ग्राफ बना के क्यों ही टाइम वेस्ट करना। तो क्या तरीका अपनाएंगे, देखो समीकरण क्या दे रखा है। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में काम करेंगे। बताओ a1 कितना दे रखा है, तो a1 है यहाँ पे, a1 कितना है 6 है, a2 कितना है, इसी में पहले b1 लिख लेते हैं। b1 आपका -3 दे रखा है, और c1 कितना है 10, a2 कितना दे रखा है तो 2 दे रखा है, और b2 कितना है -1, और c2 कितना है 9। तो देखो a1/a2 रेशियो निकाल लो, a1/a2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6/2, तो 3/1। b1/b2 निकाल लो, तो ये हो जाएगा -3/-1, तो ये भी 3/1 आ गया, और c1/c2, इसको अगर देखेंगे तो 10/9। अगर यहाँ से देखें तो a1/a2 कितना आ गया 3/1, b1/b2 कितना आ गया 3/1, लेकिन c1/c2 कितना आ गया 10/9। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है। किसका बराबर नहीं है, तो c1/c2 का बराबर नहीं है। अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो इस तरह का कंडीशन में 2 लाइन पैरेलल होता है। क्या होता है, 2 लाइन पैरेलल होता है। अगर तीनों बराबर हो जाता तो 2 लाइन क्या करता है, कोइंसिडेंट करता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर ही ना हो, उस केस में 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, मीन्स अगर एक लाइन का समीकरण बनाएंगे, एक लाइन का अगर ग्राफ बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो मान लीजिए कि इस तरह अगर बन रहा है तो दूसरा इस तरह बनेगा। इस केस में दोनों लाइन क्या हो जाता है, एक दूसरे का पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे बताना था कि इन दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट करेगा, या इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या फिर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे भी समीकरण ही दे रखा है। ये पहला समीकरण हो गया, और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे अगर यहाँ से देखें तो लिख लेते हैं पहले, या फिर ये तो तुम्हारा यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा -3, b1 कितना हो जाएगा 2, b2 कितना हो जाएगा -6, और c1 कितना हो जाएगा 5, और c2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर वहाँ से निकाल ले a1/a2 डायरेक्ट निकाल लेते हैं, a1/a2 कितना हो जाएगा, तो 1/-3 हो जाएगा। माइनस को ऊपर कर देंगे तो -1/3, और b1/b2 अगर निकाले तो कितना हो जाएगा 2/-6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा -1/3। और अगर c1/c2 निकालें तो c1/c2 क्या हो जाएगा 5/1। अगर यहाँ से भी देखें तो a1/a2 और b1/b2 बराबर है, कितना है तो -1/3 दोनों का आया है। यहाँ भी -1/3 और यहाँ भी -1/3
3 है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 का, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इस तरह का कंडीशन जब भी बने, है ना, यहाँ पे भी देखिए इस तरह का कंडीशन बना हुआ है, और इस वाले समीकरण में भी, इस वाले इक्वेशन में भी इसी तरह का कंडीशन बना हुआ है। तो इस केस में दो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। और जब दो लाइन पैरेलल हो जाएगा, दो लाइन जब पैरेलल हो जाएगा, तो बताइए यहाँ पे जो दो लाइन पैरेलल हुआ है तो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, और जब कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो कितना सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, कहीं पे मीट ही नहीं कर रहा है ये दोनों लाइन, तो एक्स और वाई का कुछ वैल्यू ही नहीं होगा, है ना। तो जब दो लाइन पैरेलल हो जाए उसका कितना सॉल्यूशन, तो उसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन पहले ही लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन लिखने में समय व्यतीत ना हो, समय बर्बाद ना हो। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइन्स विल बी। अगर दो लाइन कंसिस्टेंट है तो बताना है कि वो दो लाइन कैसे होगा, क्या पैरेलल होगा, क्या ऑलवेज कोइंसिडेंट होगा, या फिर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा, या फिर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखा है, तो बताना है कि इसमें क्या होगा। देखो, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि उन दो लीनियर इक्वेशन का जो भी दे रखा होगा उनका सॉल्यूशन निकलने वाला है ना, एक्स और वाई का मान निकलेगा। देखो, दो कंडीशन बनता है, जैसे अगर हम यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन लिखें इनटू वेरिएबल, है ना, तो लिख देते हैं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, ये पहला लिख दिए। दूसरा जैसे लिख दो a2x प्लस b2y प्लस c1 कर देते हैं, इसको c2 बराबर 0। दो समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है x और y। ठीक है, देखो यहाँ से 3 कंडीशन बनता है। क्या क्या कंडीशन बनेगा, पहला, या तो a1/a2 बराबर हो सकता है b1/b2 का। पहला मान लेते हैं कि बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है, तो ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो c1/c2 पे जाना ही नहीं है, ये पहला कंडीशन बन गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इससे जस्ट पहले वाले 2 क्वेश्चन में यही कंडीशन आया था, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो सकता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, सॉरी बराबर है b1/b2 का, और ये बराबर है c1/c2 का। तीसरा कंडीशन है कि तीनों बराबर है, तीनों रेशियो जो है वो बराबर है। 3 कंडीशन बन गया। पहले वाले अगर कंडीशन में देखें तो यहाँ पे दो लाइन का यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना, मतलब एक हल निकलेगा, x का एक मान होगा और y का एक मान होगा। इस केस में दो लाइन जो होता है वो इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इस जगह का कोई x और y कोऑर्डिनेट होगा, और ये वही इन दो लाइन का सॉल्यूशन हो जाएगा पहले वाले केस में। अगर दूसरे में देखें, दो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे का दो लाइन पैरेलल है, तो इस केस में कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इस केस में दो लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा कंडीशन, देखो तीनों बराबर है ना, तीनों अगर बराबर है तो इस केस में दो लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट करता है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो गया कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रहा है तो वहां पे भी सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ पे भी सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे पैरेलल हो गया, यहाँ पे क्या होगा, कोइंसिडेंट हो गया, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गया, कोइंसिडेंट हो गया, बहुत जगह मीट कर रहा है, एक्स और वाई का बहुत सारा वैल्यू आने वाला है इस केस में, तीसरे वाले में, है ना, मतलब कि इस केस में मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन निकलने वाला है, एक्स और वाई का बहुत सारा ऐसा कोऑर्डिनेट आने वाला है जहाँ पे कि ये दोनों लाइन मीट करेगा। इसीलिए बोल देते हैं कि दो लाइन का इस केस में बहुत सारा सॉल्यूशन निकलता है। अब देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर मीट कर रहा है, तो यहाँ भी जो भी वैल्यू होगा एक्स और वाई का वो भी सॉल्यूशन ही होगा। यहाँ 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 जितना जगह मीट कर रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर दो लाइन का सॉल्यूशन निकल रहा है
चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन निकले या फिर मेनी सॉल्यूशन निकले, इस केस में उसको बोल देते हैं क्या, कंसिस्टेंट। वो दो लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो दो लाइन पैरेलल होगा। इस केस में बोल देते हैं कि वो दो लाइन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है जब पहला कंडीशन हो जाए और तीसरा कंडीशन हो जाए, और जब सेकंड वाला कंडीशन आ जाए, दो लाइन पैरेलल हो जाए, इस केस में बोल देते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है, जब पैरेलल होगा तो पैरेलल, ठीक है। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब पैरेलल होगा, और जब पहला वाला कंडीशन आ जाए और लास्ट वाला कंडीशन, जब मेनी सॉल्यूशन निकलेगा और जब यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। पहला क्या बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, तो बताना है कि लाइन कैसा होगा, क्या पैरेलल होगा, नहीं, पैरेलल में कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, वो तो नहीं हो सकता है। ऑलवेज कोइंसिडेंट, नहीं, ये भी जरूरी नहीं कि ऑलवेज कोइंसिडेंट हो जाए, है ना, क्योंकि पहला कंडीशन में भी कंसिस्टेंट होता है और तीसरे वाले में भी कंसिस्टेंट होता है, तो वो भी नहीं हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन भी तो निकल सकता है ना, इंटरसेक्ट भी तो कर सकता है, उसमें भी तो कंसिस्टेंट ही होता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग केस में सॉल्यूशन निकलता है, और कोइंसिडेंट के केस में भी आंसर निकलता है, सॉल्यूशन निकलता है, चाहे वो मेनी सॉल्यूशन ही क्यों ना हो, है ना। अगर एक सॉल्यूशन भी निकल रहा है या फिर मेनी सॉल्यूशन भी निकल रहा है, तो इस केस में बोल देते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो क्या क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है या फिर कोइंसिडेंट भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और चौथा बोल रहा है ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वो दो लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट ही करें, है ना, कोइंसिडेंट भी तो कर सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चौथे पे आ जाते हैं। चौथे में क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू ए है और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू बी है। ये दो इक्वेशन दे रखा है और बताना है कि लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसिडेंट करेगा, या फिर इंटरसेक्टिंग एट ए बी और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग एट बी ए। इस पॉइंट पे भी ध्यान देना है। अगर x इज इक्वल टू ए का ग्राफ बनाए, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, x और y कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो प्लस आएगा, नीचे आएंगे तो माइनस y होगा, इधर आएंगे तो माइनस x होगा, इधर आएंगे तो प्लस x होगा, ठीक है। पहला क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a, तो बताओ, जैसे ये 0 हो गया, इधर जाएंगे तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, है ना, प्लस में होगा। ऊपर जाएंगे तो वही होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, है ना, +1 +2 +3, ये भी प्लस ही है, ये भी प्लस ही है। इधर आएंगे तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, फिर इधर नीचे आएंगे तो फिर -1 -2 -3, इस तरह का होगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है, a है, जो भी हो, लेकिन x इज इक्वल टू a दे रखा है। अब a तो होता नहीं है कुछ, वो तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वेरिएबल हो गया, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो चलो मान लेते हैं कि a यहाँ कहीं पे है, इस वाले पॉइंट को क्या मान लिए, a मान लिए। तो x इज इक्वल टू a, तो ये वाला दूरी x की तरफ जो है, ये वाला यही वाला हो जाएगा इक्वेशन किसका, x इज इक्वल टू a का। ये जो लाइन बना, इस वाले इक्वेशन का अगर लाइन बनाएंगे तो x इज इक्वल टू a का ये वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू b, तो b कुछ भी हो सकता है ना। तो चलो इधर मान लेते हैं, यहाँ कहीं पे b मान लेते हैं। तो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाए ऐसे करके, तो ये वाला जो ग्राफ हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू b का। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, तो इंटरसेक्ट ये दोनों लाइन यहाँ पे कर रहा है ना। ये हो गया x इज इक्वल टू a का और ये वाला हो गया x इज इक्वल टू b का ग्राफ, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो पहले x एक्सिस लिखते हैं, तो x एक्सिस कितना है, ये a है, a, और फिर y एक्सिस लिखते हैं तो ये कितना है, b है। तो देखो
इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ए और बी पे, तो इंटरसेक्टिंग एट ए और बी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो फिर देख लो, इसको लिखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस करते हैं। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या बोल रहे हैं, द पेयर ऑफ इक्वेशन विच y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज एक सॉल्यूशन, उसके बाद 2 सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं। तो देखो क्या करेंगे, ग्राफ बना लो उसका, सबसे बढ़िया ग्राफ बना लो, पता चल जाएगा। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, इधर क्या हो जाएगा -x, इधर क्या हो जाएगा -y, ठीक है, या फिर x डैश y डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया 0। चलो देखो y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या हो जाएगा, तो x एक्सिस में y कितना होता है 0 होता है, तो ये वाला लाइन जो x एक्सिस है वही हो गया y इज इक्वल टू 0 का, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू -7, तो नीचे जाएंगे तो y क्या होगा, निगेटिव होगा। मान लो यहाँ पे कहीं पे क्या है -7 है, -7 है, तो अगर इस लाइन से पास होते हुए एक लाइन बनाए तो ये वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू -7 को, ठीक है। यहाँ से अगर तुम देखोगे तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7 कैसा है, कैसा है, पैरेलल है भाई, पैरेलल, पैरेलल है ना। और अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो इस केस में कितना सॉल्यूशन, इस केस में नो सॉल्यूशन, कहीं पे वो दो लाइन मीट ही नहीं कर रहा है, और जब मीट नहीं कर रहा है तो x और y का कोई भी मान नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x टू द इक्वेशन इतना इतना इज इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, है ना। 2 समीकरण दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखा है, और k का मान निकालना है जहां पर कि ये दोनों लाइन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, है ना। कोइंसिडेंट हो जाए मतलब बहुत जगह मीट करें, मतलब कि इन दोनों लाइन्स का मेनी सॉल्यूशन निकले। तो देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो बताओ, a1/a2 क्या हो जाएगा, a1/a2, a1/a2 3/6 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/b2, यहाँ -1 है और यहाँ -k है, तो -1/-k, तो माइनस प्लस, है ना, तो 1/k हो गया। और c1/c2 क्या हो जाएगा बताओ, c1/c2, अच्छा यहाँ पे -16 दे रखा है बराबर के उस साइड में, तो बराबर के इस साइड लेते आओ। अगर बराबर की उस साइड लेते आए तो +16 हो जाएगा, +16 बराबर 0 हो जाएगा, है ना, बराबर के उस साइड में -16 था। तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, ये +8 है और ये +16 है, तो 8/16, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना हो गया 1/2। अब बोल रहा है कि दो लाइन क्या हो जाए, दो लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, दो लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, तो उस केस में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। क्या होता है, कोइंसिडेंट हो जाए, दो लाइन क्या हो जाए, क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि दो लाइन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट मतलब कि a1/a2 किसके बराबर हो जाएगा, b1/b2 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, c1/c2 के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है, इस केस में दो लाइन कोइंसिडेंट करता है। चलो, जबकि क्वेश्चन में दे रखा था कोइंसिडेंट करेगा, तो हमने ही वैसा कंडीशन बना दिया। अब देखो a1/a2 कितना दे रखा है, 1/2 बराबर, b1/b2 कितना है 1/k बराबर, फिर c1/c2 कितना है 1/2। तो यहाँ से किसी दो को पकड़ो, पहले दो को पकड़ लेते हैं, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/k, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ गया, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी द करेक्ट, तो वहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो लिख लो इसको फिर। चलो 7वां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ़ द लाइन्स गिवन बाय, दो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन दे रखा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ के इज, यहाँ पे जो के दे रखा है 2k इस के का वैल्यू बताना है जहाँ पे कि ये दोनों लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, देखो वही करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना, जो कि कंडीशन है पैरेलल लाइन्स का, वही करेंगे। सबसे पहले a1/a2 बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा। a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/2, है ना, 3/2। उसके बाद b1/b2 बराबर हो जाएगा 2k/5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और c1/c2 क्या हो जाएगा, तो c1/c2, अच्छा 2 को इधर लेके चले आते हैं, तो यहाँ पे -2 बराबर 0 हो जाएगा, तो -2/1। ठीक है, अब देखो पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए किसका, c1/c2 का। अगर इस तरह का कंडीशन बनता है तो इस केस में दो लाइन पैरेलल होता है। चलो यही से रख देना है। देखो a1/a2 क्या दे रखा है, 3/2 बराबर b1/b2 क्या है, 2k/5, है ना। चलो यही से सॉल्यूशन कर लो। और इधर दे रखा है तीसरा कि नॉट इक्वल होना चाहिए, तो क्या है c1/c2, तो -2/1, है ना। तो यहाँ से इन दोनों को लेके चलते हैं, किसको किसको, तो 3/2 बराबर 2k/5, तो यहाँ से 5 दिया 15 बराबर 4k, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/4। और यही क्या हो गया आंसर। देखो 15/4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ सी निकालना है यहाँ पे, फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। बोला कि बहुत सारा सॉल्यूशन होना चाहिए इन दो लाइन्स का, है ना। और बहुत सारा सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि तीनों बराबर होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a1/a2 निकाल लेंगे। बताओ a1/a2 क्या हो जाएगा, c/6, b1/b2 बताओ क्या हो जाएगा, तो -1 और इसका -2, तो -1/-2 तो 1/2, और c1/c2 क्या हो जाएगा, तो c1 कितना है, तो एक काम करो यहाँ पे 2 तुम्हारा बराबर के उस साइड में है, तो 2 को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। 3 देखो प्लस में उधर इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा, -3 बराबर 0। ठीक है, और वैसे अगर दोनों बराबर के उस साइड में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी करे तो चलेगा, और कर भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने कर लिया, क्या दिक्कत है। चलो बोला कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए, बहुत सारा सॉल्यूशन होना चाहिए, तो इस केस में तीनों बराबर होना चाहिए भाई, लेकिन तीनों यहाँ पे बराबर आ कहाँ रहा है, हमने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दिया क्या। एक सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नहीं ठीक है, क्वेश्चन सही है, ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मेनी सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है, मेनी सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर हो जाना चाहिए b1/b2 के, और ये बराबर हो जाना चाहिए c1/c2 का, ये कंडीशन है। इस केस में मेनी सॉल्यूशन होता है दो लाइंस का। अब देखो यहाँ से a1/a2 क्या हो जाएगा, c/6 ही रहा है क्या, c/6 बराबर इधर से 1/2 बराबर इधर से 2/3, है ना। ठीक है, एक बार इन दोनों को बराबर करते हैं, और दूसरी बार में फिर c/6 और 2/3 को बराबर करेंगे। देखो c/6 बराबर 1/2, तो यहाँ से अगर देखें तो ये 3 बार में कट जाएगा, c इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। दूसरे वाले में देखो, दूसरे बार में क्या करते हैं, c/6 को बराबर कर देते हैं किसका, तो 2/3 का। यहाँ से c निकालो तो क्या आ जाएगा, देखो 3 से ये कट गया 2 बार में,
तो 2 दूना 4, सी इज इक्वल टू 4। मतलब सी का वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है, कभी 3 आ रहा है तो कभी 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा सी का जिस पर कि ये दोनों इक्वेशन कैसा हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, है ना। कोइंसिडेंट हो जाएगा तो इस केस में मेनी सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे सी का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखे ना, सी तुम्हारा किसी में 3 आ रहा है तो किसी में सी 4 आ रहा है, कांस्टेंट है ही नहीं, सी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, नो वैल्यू। ना ही 3 लेंगे और ना ही 4 लेंगे। समझ में आया? चलो तो देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 9 और ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन भी है। इसमें क्या निकालना है, देखो, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3 इज, है ना। यहाँ पे 4 इक्वेशन दे रखा है, 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है जिसमें कि बोल सकते हो, और इन चारों ऑप्शन में से किस वाले का यूनिक सॉल्यूशन होगा वो बताना है। और वो भी यूनिक सॉल्यूशन क्या क्या होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देख लेंगे कि इन चारों में से किनका किनका यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। क्योंकि x इज इक्वल टू 2 रखेंगे और y इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो सब में सेटिस्फाइड कर जाएगा, सब में सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेते हैं इन चारों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इनमें से किसका यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का। इस केस में 2 लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है ना। 2 लाइन इस केस में इंटरसेक्ट करता है। अगर ये वाला कंडीशन नहीं आया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अगर तीनों बराबर हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में 2 लाइन क्या करता है, कोइंसिडेंट करता है। उस केस में बहुत सारा सॉल्यूशन निकलने वाला होता है। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। देखो, अगर पहले वाले नंबर के लिए चेक करें, डायरेक्ट कर देते हैं, a1/a2 कितना हो जाएगा, 1/2 a1/a2, और अच्छा लिख देते हैं a1/a2 बराबर, है ना, b1/b2 कितना हो जाएगा इसका, तो -1/3 हो जाएगा, और c1/c2 कितना हो जाएगा, c1/c2 बराबर, तो -1/-5, तो कट गया ये माइनस माइनस, तो 1/5। यहाँ पे देखिएगा हम लोग, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। मतलब कि इस केस में यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है, एक एक केस में निकल सकता है। थोड़ा बी में चेक करते हैं। देखो बी में क्या होगा, a1/a2 बराबर 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। दूसरा b1/b2, ये क्या हो जाएगा 5/10, तो ये कट गया 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2। और c1/c2 चेक करो, तो -11/-22, तो यहाँ से 2 बार में कट गया, तो ये भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, a1/a2 जो है वो बराबर हो गया b1/b2 के, और ये बराबर हो गया c1/c2 का, क्योंकि तीनों रेशियो कितना आया है, 1/2 आया हुआ है। यहाँ पे देखो तीनों बराबर हो गया, मतलब 2 लाइन क्या करेगा, कोइंसिडेंट करेगा। कोइंसिडेंट करेगा 2 लाइन, इनका भी सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 आ सकता है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, एक हल नहीं होगा इस वाले की केस में। तो यहाँ बताना है कि एक हल होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन है जो यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3। तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी में हम लोग क्या देख लिए कि कोइंसिडेंट कर रहा है 2 लाइन, भले ही सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -3 क्यों ना आ जाए, लेकिन वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी तो होने वाला है नहीं, इसको मिटा देते हैं, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो सकता है, हो सकता है। एक बार ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी क्या दे रखा है, यहाँ से निकाल लो a1/a2 कितना है, तो 2/3 हो जाएगा, और b1/b2 कितना हो जाएगा, तो -1/2। हाँ, यहाँ से भी समझ में आ रहा है
कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 का, तो यहाँ पे भी यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, डी नंबर भी चेक कर ही लेते हैं। A1/A2 क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और B1/B2 क्या हो जाएगा, तो -4/-1, तो ये तुम्हारा 4/1 आ गया। यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 का, और अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरा देखना ही नहीं है, C1/C2 को देखना ही नहीं है ना। मतलब कि A, C और D तीनों में देखें कि A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 का, और इन तीनों के केस में यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, और B तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ये तो पता चल गया, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, अब काम करेंगे इस पे। चेक कर लिए हम लोग किसका किसका यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि हमको लग रहा है कि अगर x का वैल्यू वहाँ पे रखेंगे और y का वैल्यू रखेंगे तो तीनों में सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन ओसवाल का जो बुक देखे वहाँ पे B एंड D आंसर शायद दे रखा है, तो हमको लग रहा है कि शायद वो आंसर देने में मिस्टेक कर दिया है। B और D तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि B में 2 लाइन क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है, और उस केस में मेनी सॉल्यूशन होता है ना। देखो ऑप्शन ए में क्या करो, x का मान रखो और y का मान रखो। पहले वाले में x + y = -1 है, या तो तुम सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, है ना, सॉल्यूशन भी दोनों का निकाल सकते हैं, लेकिन मान ही रख देते हैं। x कितना है, 2 है ना, 2, y कितना -3 है, 2 - 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1, और ये किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। इस वाले में रखो, इस वाले में भी चेक कर लेते हैं। इस वाले में 2x है ना, 2x - 3y बराबर -5 है, तो 2 गुना x कितना है 2, -3 गुना y कितना है -3। यहाँ से देखते हैं 2 दूना 4, माइनस प्लस 3 3 9, 9 4 13, तो ये बराबर नहीं आया RHS का, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है ना, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ऑप्शन बी चेक कर लेंगे। ऑप्शन बी देखें, अच्छा ऑप्शन बी नहीं चेक करेंगे, ऑप्शन बी तो चेक कर लिया ना कि वहाँ पे मेनी सॉल्यूशन निकल रहा है, उसको नहीं करेंगे। अब ऑप्शन सी का देख लो। पहला क्या दे रखा है, 2x - y बराबर 1, तो यहाँ से देखो 2 × x कितना है 2, माइनस y कितना है -3, तो 2 दूना 4, माइनस प्लस 3, 4 में 3 गया 1, RHS के बराबर आ गया, बराबर RHS। दूसरा वाला इसका चेक करो, तो 3x + 2y बराबर 0, 3 गुना x कितना है 2 प्लस 2 × -3, तो यहाँ से 3 दूना 6 और फिर -6, तो बराबर 0, ये RHS के बराबर तो आ गया, है ना। यहाँ पे इसका भी RHS के बराबर आ गया, और इस वाले केस में भी RHS के बराबर आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा डी भी चेक कर लेते हैं। डी क्या दे रखा है, पहला x - 4y - 14 बराबर 0, तो x 2 है, 2 रखो, -4 × y कितना है -3 है, -14, तो यहाँ से 2 4 3 12 प्लस 12 हो जाएगा -14, तो 12 2 14 -14, ये 0 आ गया, RHS के बराबर आ गया। इसका दूसरा वाला चेक करो, डी का क्या है, 5x - y -13 बराबर 0, तो 5 दूना 10, 5 गुना 2 -3 -13, तो यहाँ से 10 प्लस 3 -13, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13 -13 बराबर 0, और ये बराबर RHS भी आ गया, है ना। डी नंबर में दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि बराबर RHS आ गया, जो भी हो रहे हैं, है ना। तो डी भी सेटिस्फाई कर रहा है, और डी के केस में भी यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, क्योंकि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है ये B1/B2 के। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन ओसवाल का बुक में ऑप्शन बी एंड डी दे रखा है, तो बी एंड डी नहीं होगा, है ना। पी के केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वहाँ तो मेनी सॉल्यूशन निकलने वाला है।
भले ही x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू -3 भी क्यों ना हो जाए, लेकिन यूनिक सोल्यूशन नहीं निकलेगा इन दो समीकरण के लिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलो दोस्तों बच्चों आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आज 9 नंबर तक डिस्कस कर लिए हैं और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो फिर, थैंक यू।